सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल ओमेगा ऑनलाइन को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन और देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है भाई। आज हम लोगों को पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप और सेवेंथ ग्रुप। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप का पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लिया होगा। तो आज अपन को पढ़ना है थर्ड ग्रुप, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोलिसिस। आल्दो ये टॉपिक मैंने हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा रखा है, फिर भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने वो चैप्टर मुझसे ना पढ़ा हो। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पी ब्लॉक के हर चैप्टर में आपको मिलेगा। इसलिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा लगभग 1.5 आवर का टॉपिक है हाइड्रोलिसिस में ये पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा, ये जो हाइड्रोलिसिस का टॉपिक है ये आपकी किसी सीट में लिखा नहीं है, इसलिए आप लोग इसके नोट्स बनाइएगा। पेन और कॉपी लेकर बैठना और इसके नोट्स बनाना, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं हाइड्रोलिसिस। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग। तो जब किसी कंपाउंड को हम लोग वाटर के द्वारा ब्रेक करते हैं तो इस फिनोमिना को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ब्रेकिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, तो एक अगला पॉइंट जरा हम लोग नोट करेंगे, व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस। तो याद रखिएगा, जिस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसके सेंटर एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। साथ में लिखते रहिए, सेंटर एटम मस्ट have empty orbital। अच्छा, अब सवाल ये है कि सेंटर एटम के पास empty orbital क्यों होना चाहिए, तो उसका रीजन क्या है। मस्ट हैव empty orbital, उसका रीजन क्या है, टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के पास जो लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए सेंटर एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। चाहे वो एम्प्टी पी ऑर्बिटल हो, चाहे वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं BCl3 और मैं आपसे पूछूं क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो आप देखिए जरा, बोरॉन सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, मतलब इसके पास 2s है और 2p है, 2d तो होगा नहीं, ठीक है। s ऑर्बिटल तो एक होता है और p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, दैट इज 2px, 2py, 2pz। आप जो ध्यान से देखो, यहां पर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, sp2 है, तो ये तीनों तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा है, पड़ा है, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस होगा, यस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया ये
CCl4, CCl4। मैंने पूछा क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा? सेंटर एटम क्या है? कार्बन, सेकेंड पीरियड का है, 2s होगा, 2p होगा, 2d तो होगा नहीं। अब यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बनाए हैं, sp3 है। इसका मतलब इस कार्बन ने अपने तीनों पी का इस्तेमाल कर लिया, तो कोई भी पी खाली नहीं बचा है। जब कोई भी पी खाली नहीं बचा है तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, राइट। अब मान लीजिए मैं आपको दे दूं NCl3, NCl3, आप Cl की जगह पर कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। मैंने आपसे पूछा बताओ भाई क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा? तो ध्यान से देखो, ये सेंटर एटम है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, 2s होगा और 2p होगा। अब यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp3। मतलब इस नाइट्रोजन के पास कोई भी इम्पटी ऑर्बिटल नहीं है। इसने अपना sp इस्तेमाल कर लिया, अपने तीनों pd इस्तेमाल कर लिए, तो यहां पर कोई भी इम्पटी ऑर्बिटल नहीं है। सेंटर एटम के पास कोई भी इम्पटी ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। बस यहीं पर हम लोग थोड़ा सा कच्चा खा गए। क्या? NX3 एक स्पेशल केस है। NX3 एक स्पेशल केस है। यहां पर वैसे तो क्या होता है कि वाटर का जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर को सेंटर एटम को डोनेट करता है जब हाइड्रोलिसिस होती है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको करके। इसलिए सेंटर एटम के पास इम्पटी ऑर्बिटल होना चाहिए, आइदर इम्पटी p ऑर्बिटल और इम्पटी d ऑर्बिटल। यहां पर तो नाइट्रोजन के पास इम्पटी p ऑर्बिटल नहीं है, d ऑर्बिटल हो नहीं सकता क्योंकि सेकेंड पीरियड का है। फिर भी विकास पुरवाल का कहना है कि इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। क्यों होगी? उत्तर सुनिए। NX3 इकलौता ऐसा केस है जहां पर वाटर का जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर इस नाइट्रोजन को डोनेट ना करके सराउंडिंग हैलोजन को डोनेट करता है। सवाल यह है कि सराउंडिंग हैलोजन को डोनेट क्यों करता है? तो उसका रीजन देखिए क्या है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन घसीटेगा तो पार्शियल नेगेटिव आएगा और हैलोजनों पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो आप बताइए लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? नेगेटिव वाला एटम या पॉजिटिव वाला एटम? पॉजिटिव वाला एटम। मतलब वाटर जब NX3 का हाइड्रोलिसिस करने आएगा तो वो अपने लोन पेयर नाइट्रोजन को डोनेट नहीं करेगा, उसको नाइट्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा हैलोजन को, और हैलोजन के पास d ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो ध्यान रखना, here water donates its lone pair to surrounding halogen. इसलिए NX3 का हाइड्रोलिसिस होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि X नेवर इक्वल टू फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं रीजन आप समझ गए होंगे कि फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता। यस, क्योंकि फ्लोरीन अगर यहां पे लगाओगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पर, लोन पेयर डोनेट करने पड़ेंगे नाइट्रोजन को, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा। इसलिए NF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, NCl3 की होगी, NBr3 की होगी, Ni3 की होगी, लेकिन NF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अच्छा, तो ये तो बेटा जो है सेकेंड पीरियड के हमने एलिमेंट ले लिए। देखो बेटा, सेकेंड पीरियड में ही थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि इम्पटी ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा।
तो ये सेकंड पीरियड के नीचे वाले जितने भी होंगे उन सबके पास एम्पटी डी ऑर्बिटल होगा ही होगा। तो वहां पर सोचने की कोई जरूरत नहीं, अगर सेंटर एटम थर्ड पीरियड का है तो हाइड्रोलिसिस होगी ही होगी। सेकंड पीरियड में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि डी ऑर्बिटल तो होगा नहीं, हमें देखना है पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल खाली है तो हाइड्रोलिसिस होगी, पी ऑर्बिटल खाली नहीं है हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। ये स्पेशल केस हो गया NH3 वाला, ठीक है। तो और एग्जांपल देख लो, जैसे इसी के नीचे लिख लेना। अब मान लो और कोई भी एग्जांपल ले लो। अब तो मैं स्ट्रक्चर को ओपन करके दिखाऊंगा भी नहीं, अब तो बस ऐसे ही बताना। देखो बेटा, मान लो मैं ये दे दूं AlCl3, हाइड्रोलिसिस होगी, बिल्कुल होगी, थर्ड पीरियड का है, एम्पटी डी ऑर्बिटल होना ही होना है, इसलिए हाइड्रोलिसिस जरूर होगी, 1000% होगी। बताओ भाई, हाइड्रोलिसिस होगी, बिल्कुल होगी, थर्ड पीरियड का है, एम्पटी डी ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोलिसिस जरूर होगी। बताइए भाई, हाइड्रोलिसिस होगी, बिल्कुल होगी, थर्ड पीरियड का है, एम्पटी डी ऑर्बिटल है, हाइड्रोलिसिस जरूर होगी। बताइए भाई, हाइड्रोलिसिस होगी, बिल्कुल होगी, टेलुरिनियम में ध्यान बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम, पांचवें पीरियड का भैया, एम्पटी डी ऑर्बिटल होगा, इसलिए हाइड्रोलिसिस जरूर होगी। ClF3 सेंटर एटम क्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, थर्ड पीरियड का क्लोरीन है, एम्पटी डी ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोलिसिस होगी ही होगी। राइट। तो हम लोगों ने देखा कि जब किसी मॉलिक्यूल को वाटर से ब्रेक करवाते हैं तो फिनोमिना को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में सेंटर एटम के पास एम्पटी ऑर्बिटल होना चाहिए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एम्पटी p ऑर्बिटल और इन द फॉर्म ऑफ एम्पटी d ऑर्बिटल। तो थर्ड और उसके हायर पीरियड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हाइड्रोलिसिस जरूर होगा। सेकंड पीरियड में ध्यान रखिएगा, कार्बन के टेट्राहेलाइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि एम्पटी p ऑर्बिटल नहीं है, और नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड का होगा क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन को डोनेट नहीं होते हैं, हैलोजन को डोनेट होते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग एक दो एग्जांपल लेकर इसको डील करते हैं। ठीक है, पॉज करके लिख लेना। ओके, जैसे मान लीजिए एक पहला एग्जांपल डील करते हैं। अपने पास है BCl3, ठीक है। ओके, sp2 है, सामने देखो sp2 है, 3 बॉन्ड पेयर, sp2 है, एक p ऑर्बिटल खाली होगा, हाइड्रोलिसिस होगी। आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कराई, आपने वाटर डाला, क्या होगा भाई, वाटर क्या करता है, इसके एम्पटी p ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, आप सोचो अगर एम्पटी ऑर्बिटल नहीं होगा तो क्या लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए क्या बना, ये इंटरमीडिएट बन गया, ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। और ये देखो बेटा, इस प्रकार से HCl अलग हो गया। देखो एक Cl हट गया और उसकी जगह पर एक OH आ गया। बात समझ में आया? तो एक वाटर ने अगर देखा जाए तो अपने OH को लगाया है और HCl को अलग किया है। राइट, 2 क्लोरीन और बचे हुए हैं, तो 2 वाटर फिर से अटैक करेंगे, 2 HCl अलग हो जाएगा और दोनों Cl के स्थान पर 2 OH आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा BOH का होल थ्राइस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में मुझसे पढ़ा कि बोरॉन इज ए नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक।
तो ये नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है, ये एसिडिक होगा, और अगर ये एसिडिक होगा तो आप इसको ओपन करके लिख सकते हो H3BO3, नाम है बोरिक एसिड। ठीक है, तो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड बेटा ये बेसिक नहीं होगा, एसिडिक होगा, और अगर ये एसिडिक है तो आप इसको ओपन करके लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल ये दे दूं, थोड़ा सा छोटा छोटा मैं लिखूंगा क्योंकि मुझे वहां पे खत्म करना है। SiCl4, पहले ये बताओ हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी? होगी। सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा, राइट? तो सबसे पहले क्या हुआ, वाटर ने अपने लोन पेयर क्या करे होंगे बताओ, डोनेट करे होंगे इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, है ना? 1 2 3 4 5, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से HCl अलग हो जाएगा। SiOH, Cl, Cl, Cl। आगे की कहानी समझ में आ गई होगी, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना? अच्छा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक, अब उम्मीद करते हैं 3 Cl और बाकी है, 3 वाटर फर्दर अटैक करेंगे, 3 HCl अलग हो जाएगा और SiOH का होल 4 अलग हो जाएगा। ठीक है, अगेन बताइए, सिलिकॉन को भी मैंने किसमें लिखवाया था? नॉन मेटल में। कार्बन और सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप के 2 एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं, तो अगर ये नॉन मेटल है तो ये एसिडिक होगा, और अगर ये एसिडिक होगा तो आप इसको ओपन करके लिखेंगे H4SiO4, और इसका नाम होता है सिलिसिक एसिड। ओके, तो इस प्रकार से आप देखिए कि हाइड्रोलिसिस की ये मैकेनिज्म होती है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल जब तक नहीं होगा वो वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, कार्बन टेट्राहेलाइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, नाइट्रोजन ट्राईहेलाइड की होगी, क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन को डोनेट नहीं होगा, सराउंडिंग हेलोजन को डोनेट होगा। ठीक, आप सुनिए, किताब है, किताब का नाम नहीं बताएंगे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि BCl3 या SiCl4 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको मालूम है ना यहां पर क्या बना था, फाइनली क्या बन गया था, ये बना फाइनली, ये मैं करके दिया, रब कर दिया मैंने। अब देखना, तो उन्होंने पूछा कि जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है दोनों में, तो रास्ते में जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो हुजूर सुन लो, जब इंटरमीडिएट बन रहा है तो एक बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है, 1 2 3 बॉन्ड है तो यहां पे 4 बॉन्ड हो गए, और यहां पे 4 बॉन्ड है तो यहां पे 5 बॉन्ड हो गए। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल सही, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा इंटरमीडिएट। और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये इंटरमीडिएट हो जाएगा sp3d हो जाएगा इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एक कदम बढ़ा दिया करो। रिएक्टेंट अगर sp2 है तो इंटरमीडिएट हो गया sp3, रिएक्टेंट अगर sp3 है तो इंटरमीडिएट हो गया sp3d, राइट? अगर आपको ये समझ में आया है, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ओके, तो ये देखो, मैंने आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से बताया कि हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। अब एग्जाम में तो आप ऐसे नहीं करोगे, है ना, काफी समय चला जाएगा। तो यहां पे पूर्वार्ध ट्रिक सुनो,
पोरवाल ट्रिक सुनो। पोरवाल ट्रिक ये कहती है पॉजिटिव चार्ज एटम, बेटा पॉजिटिव चार्ज एटम ही तो वाटर के लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा था। तो पॉजिटिव चार्ज एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो हो उसी ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड ऑब्लिक हाइड्रा ऑक्साइड बना दो। ये पोरवाल टेक्निक है। जिस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज एटम है वो जिस स्टेट में हो उसी स्टेट का उसका ऑक्सी एसिड या हाइड्रो ऑक्साइड बना दो। अब आप सोच रहे होंगे ऑक्सी एसिड कब बनाना है और हाइड्रो ऑक्साइड कब बनाना है। तो हुजूर जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सी एसिड बनेगा नॉन मेटल का, पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट अगर नॉन मेटल है तो उसी स्टेट का आप ऑक्सी एसिड बनाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट अगर मेटल है तो उसी स्टेट का आप हाइड्रा ऑक्साइड बनाएंगे। नॉन मेटल बोले तो एसिडिक, इसीलिए मैंने बनाया है ऑक्सी एसिड उसका, और मेटल बोले तो बेसिक, इसीलिए मैंने उसका बनाया है हाइड्रा ऑक्साइड। ओके, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को ये याद नहीं है कि नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं तो पीरियोडिक टेबल जाकर पढ़िए। हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको। नॉन मेटल पी ब्लॉक में होते हैं क्योंकि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पूरा मेटेलिक है। पी ब्लॉक में नॉन मेटल है। विकास पुरवाल की ट्रिक अगर आपको याद हो तो ट्रिक मैंने बताई थी ए स्क्वायर बी सी डी। ट्रिक याद है, बताई थी ए स्क्वायर बी सी डी। थर्ड ग्रुप एबीसीडी में ए फर्स्ट पोजीशन पर है, बी की पोजीशन सेकंड है, सी की पोजीशन थर्ड है और डी की पोजीशन फोर्थ है। तो थर्ड ए का एक एलिमेंट दैट इज नॉन मेटल, फोर्थ ए का एक एलिमेंट नॉन मेटल, ठीक है। और ए स्क्वायर बी सी डी फिफ्थ में नाइट्रोजन और फास्फोरस, सिक्स्थ में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और सेवेंथ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, देखिए यहां पे कुछ कंट्रोवर्सी रहती है। सिलिकॉन भी कुछ लोग नॉन मेटल में लिखवाते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी खोलकर देखेंगे ये जो भी मैंने लिखवाया है फ्रॉम एनसीईआरटी लिखवाया है। एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो उन्होंने इस प्रकार से नॉन मेटल को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी सी डी ये आपके नॉन मेटल है। तो अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप इनका ऑक्सी एसिड बना देंगे, और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज हो तो आप उसका हाइड्रो ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, अब देखिए फटाफट काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से बना लेंगे। जैसे देखिए बेटा, मैंने आपको दिया AlCl3 हाइड्रोलिसिस कराना है। ठीक है, आप जरा देखिए बेटा, ये +3 चार्ज होगा, ये -1 है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज मेटल है, तो मेटल अगर है तो उसी स्टेट का हाइड्रोक्साइड बनेगा, AlOH का होल थ्राइस, और जो रिमेनिंग एलिमेंट होता है वो अपने हाइड्राइड के रूप में अलग हो जाता है। राइट बेटा, जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दूं
CCl4 का तो होगा नहीं, ये दे दो, SiCl4 दे दो। हाइड्रोलिसिस कराया मैंने, यहाँ 3 वाटर होगा, तो आप देख सकते हैं ये +4 स्टेट है, ये -1 स्टेट है। तो सिलिकॉन Si, अब देखिए सिलिकॉन जो होता है, आल्दो ये मेटेलोइड में है, मैंने पीरियोडिक टेबल में लिखवा रखा है, लेकिन इसके अंदर नॉन मेटेलिक नेचर अधिक होने के कारण इसके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड प्योरली एसिडिक होते हैं। तो मतलब आप इसका एसिडिक बनाएंगे, और एसिडिक का मतलब क्या है, ऑक्सी एसिड, तो +4 स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाएंगे H4SiO4, नाम है सिलिसिक एसिड, ठीक है। और सराउंडिंग एटम जो है वो अपने हाइड्राइड के रूप में अलग हो जाएगा 4HCl, ठीक है। जितने सराउंडिंग हैलोजन होते हैं उतने ही वाटर का यूज होता है। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, BCl3 ले लो। बोरॉन इज ए नॉन मेटल, थोड़ी देर पहले इसको विधिवत मैकेनिज्म से बताया था। अब जरा देखिए शॉर्टकट तरीका, सेंटर एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, बोरॉन इज ए नॉन मेटल, तो ये अपने ऑक्सी एसिड में बदलेगा H3BO3, दैट इज बोरिक एसिड। और जो सराउंडिंग वाला होता है, माइनस वाला जो होता है, वो अपने हाइड्राइड के रूप में अलग हो जाएगा, ठीक है। बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है। और आगे देखते हैं, मान लीजिए NCl3 ले लें और इसकी करवाएं हम लोग हाइड्रोलिसिस। इधर देखो बेटा, तो यहां पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, नाइट्रोजन पे आएगा -3, Cl पे आएगा +। हुजूर, हमारे काम का कौन है, Cl। पॉजिटिव चार्ज एटम जिस स्टेट में होता है उस स्टेट का हम ऑक्सी एसिड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल है तो ऑक्सी एसिड बनेगा, मेटल होता तो हाइड्रो ऑक्साइड बनता। Cl इज ए नॉन मेटल, तो +1 स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा HOCl, और जो सराउंडिंग वाला बचता है, जो नेगेटिव वाला बचता है, वो हाइड्राइड के रूप में अलग हो जाता है, तो NH3 अलग हो गया, 3 Cl है, 3 वाटर और 3 HOCl। इसका बेटा नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, जस्ट मिनट। हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये ऑक्सी एसिड का फार्मूला सर कैसे बना दे रहे हैं। एक्चुअली ये सारी चीजें अलग अलग ग्रुपों में पढ़ाई जाती है। हाइड्रोलिसिस ये एक ऐसा चैप्टर है, पूरे पी ब्लॉक में जहां जहां पर हाइड्रोलिसिस हो रही है वो मैं एक साथ आपको पढ़ा देता हूं। डोंट वरी, परेशान ना हो, थोड़ा पूरा खत्म कर लेने दो मेरे को, फिर मैं सारे ऑक्सी एसिड एक बार लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ केस देखते हैं। तो बेटा आप लोगों ने एक बात नोटिस करी कि जिस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हम करा रहे हैं उसका पॉजिटिव चार्ज एटम जिस स्टेट में होता है, हम उसी स्टेट का उसका ऑक्सी एसिड बना देते हैं अगर नॉन मेटल है, या हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं अगर मेटल है। ओके, और केस देखो बेटा, चलो फास्फोरस को ले लेते हैं। PCl3 दिया है मैंने और PCl5 दिया है और हाइड्रोलिसिस कराया। जस्ट ए मिनट करके आप लोगों को दिखाना है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि फास्फोरस के 2 ऑक्सी एसिड होते हैं, H3PO3 और H3PO4। मैं नाम नहीं बताने वाला, पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा लगातार, सब नाम आपको पता चल जाएंगे, नाम के चक्कर में मत पड़िए। तो H3PO3 और H3PO4 ये 2 ऑक्सी एसिड इसके होते हैं। अब बताइए क्या बनेगा, देखो तो Cl-1, P क्या है +3, देखो समझ। तो सेंटर एटम पॉजिटिव चार्ज एटम कौन है, फास्फोरस। फास्फोरस इज ए नॉन मेटल, अपने ऑक्सी एसिड में बदलेगा,
तो +3 स्टेट का ऑक्सी एसिड क्या है? H3PO3। और जो 3 Cl होंगे वो 3HCl के रूप में अलग हो जाएगा। वाटर कितने यूज होंगे? 3। ठीक है, यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज को पकड़ो बस। ये रहा पॉजिटिव चार्ज, मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल, A2BCD। फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल है तो उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड बना दो। +5 स्टेट का ऑक्सी एसिड है H3PO4 और 5 क्लोरीन है तो 5 HCl अलग। जल्दी से बताओ वाटर कितने यूज होंगे? 5। कितने होंगे? बस यहीं पर हो गई मिस्टेक। यस, दिस इज अगेन ए स्पेशल केस। जहां पर देखिए जितने भी एग्जांपल आप लोगों ने अभी तक देखे हैं, जितने सराउंडिंग हैलोजन होते हैं उतने ही वाटर का इस्तेमाल होता है। PCl5 इकलौता ऐसा केस है जहां पर एक कम 4 वाटर का इस्तेमाल होता है। आप जरा इसको याद रखेंगे। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली एक वाटर एक Cl को ही अलग करता है, लेकिन PCl5 के केस में क्या होता है, पहला वाटर एक Cl को अलग ना करके 2 Cl को अलग करता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। बेटा ये हाइड्रोलिसिस का एक अलग से टॉपिक है, आप इसको एक अलग पेज में लिख लीजिएगा और P ब्लॉक की बुकलेट में लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसे PCl5 बेटा है ना, देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हुआ। अब होता क्या है, वाटर ने अटैक किया, मैकेनिज्म तो आपको मालूम नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज है और बाकी सब कैसे नेगेटिव चार्ज है, डोनेट करेगा। ठीक है, ये देखिए एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl और ये रहा वाटर। बताओ अब होता क्या था बेटा कि एक वाटर एक HCl को अलग करता था। PCl5 में क्या होता है, पहला वाटर जो होता है वो 2 HCl को अलग करता है। इसलिए क्या होगा, एक वाटर से अभी तक एक HCl अलग होता था, लेकिन यहां पर एक वाटर से 2 HCl अलग होते हैं। ठीक है, अब कितने Cl बचे? 3 Cl बचे, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 वाटर आप डालेंगे और 3 HCl अलग हो जाएगा और बन जाएगा PO। OH यहां पे जाएगा, Cl को माइनस मिलेगा, OH का होल थ्राइस, जो कि फास्फोरस एक नॉन मेटल है, खोल के लिखेंगे H3PO4। देखिए हमारी ट्रिक से बन गया डायरेक्ट। ये मैंने आपको करके दिखाया कि 5 Cl होने के बावजूद 4 ही वाटर का यूज क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन ये होता है। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आ जाता कि जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहां पर 5 बॉन्ड है, ये sp3d है और यहां पर 6 बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा sp3d2। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, और क्योंकि ये किस में था बेटा, ये sp3 में था, sp3d में। ओके, तो यूजली जितने सराउंडिंग हैलोजन होते हैं उतने ही वाटर का यूज होता है, लेकिन PCl5 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे 5 Cl होने के बावजूद 4 वाटर का यूज हो रहा है, क्योंकि पहला वाटर अकेले 2 HCl को अलग कर रहा है। ओके, चलिए चलते हैं। तो ये मैकेनिज्म है और ट्रिक आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज एटम जिस स्टेट में हो उसी स्टेट का उसका ऑक्सी एसिड या हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया जाता है, और जो नेगेटिव स्टेट वाला होता है वो अपने हाइड्राइड के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप अपना पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। एक पॉइंट भी देखो बेटा याद नहीं करना है, बस एक बार मेरे से पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और दिया है, जैसे मान लो मैं आपको दे दूं, ये दे दूं AsCl3 हाइड्रोलिसिस कराइए, ये माइनस में है, ये +3 में है, ये पॉजिटिव वाला है आर्सेनिक के ये मेटलवाइड में आता है। नॉन मेटल और मेटलवाइड का अपन लोग ऑक्सी एसिड ही बना देते हैं, तो +3 स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाना है। जैसे फास्फोरस का +3 में होता है H3PO3 फास्फोरस एसिड, वैसे आर्सेनिक का हो जाता है H3AsO3, क्योंकि फास्फोरस और आर्सेनिक एक ही ग्रुप के होते हैं। ये फास्फोरस एसिड है, ये आर्सेनस एसिड है। नाम के ऊपर मत जाइए, वो सब अपने आप पता चल जाएगा। 3 वाटर तो 3HCl यहां पर अलग हो गया, राइट। मान लीजिए मैं आपको दे दूं HCl4। आप देखिए बेटा, ये -1 है, ये +4 है। सल्फर इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, +4 स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा। देखो बेटा, जैसे फास्फोरस के 2 बनते हैं, वैसे सल्फर के 2 होते हैं, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। +4 स्टेट का बनाना है, H2SO3 बनेगा, 4 Cl है, तो 4 HCl अलग हो जाएंगे और 4 वाटर कंज्यूम होंगे। बाबड़ क्लियर हो रही है। मान लीजिए मैं आपको दे दूं SOCl2। आप देख सकते हैं सेंटर एटम पे +4 है, सॉरी 2 दूनी 4 2 6 +6 है। तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, वो नॉन मेटल है या मेटलवाइड हो तो ऑक्सी एसिड में बदलते हैं। तो हम लोग इसको बदलेंगे, इसके ऑक्सी एसिड में +6 का क्या होता है H2SO4 और 2 Cl है, तो 2 HCl अलग हो जाएंगे और यूज होंगे 2 वाटर। ठीक है बेटा, ओके। तो देखिए ये साइड में मैंने बता दिया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फास्फोरस के 2 ऑक्सी एसिड है, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सब बेटा आगे आएगा। सल्फर के भी 2 है, सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। और आगे चलते हैं हम लोग। तो आज हाइड्रोलिसिस में पढ़ा रहा हूं ब्रेकिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसमें ओवरऑल ट्रिक ये दी है कि जिस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस कराना है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको पकड़ लो, वो जिस स्टेट में हो उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड बना दो, अगर वो नॉन मेटल या मेटलवाइड है, या फिर उसी स्टेट का हाइड्रोक्साइड बना दो अगर वो मेटल है। मेटलवाइड में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, ऑक्सी एसिड भी बन जाता है, कभी कभी हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है, परेशान नहीं होंगे, आंसर सेम होगा। जैसे मान लीजिए और चलते हैं, कुछ एग्जांपल और देखते हैं बेटा। जैसे इधर देखिए ClF3 दे दिया, BrF5 दे दिया, IF7 दे दिया और ICl दे दिया। आपको जान के खुशी होगी, जब एक से ज्यादा हैलोजन आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। बोलो क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, जो स्मॉल वाला हैलोजन होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, उस पे माइनस चार्ज होगा, और जो दोनों में जो बड़ा वाला होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। 3 फ्लोरीन है तो 3 पॉजिटिव, 5 फ्लोरीन है तो 5 पॉजिटिव, 7 फ्लोरीन है तो 7 पॉजिटिव, 1 फ्लोरीन है तो 1 पॉजिटिव। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि जब हम लोग इनकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो पॉजिटिव वाला जो पार्टिकल है वो अपने ऑक्सी एसिड में बदलेगा, क्योंकि सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। अब हमारे छात्रों को हो सकता है ऑक्सी एसिड हैलोजनों के नाम मालूम हो,
मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं नाम पे जोर नहीं दे रहा हूं, ठीक है। हेलोजन, हेलोजन के ऑक्सी एसिड होते हैं, सुन लो, 4, HOX, HXO2, HXO3, HXO4, राइट। मैं नाम पे जोर नहीं देने वाला। लो कहीं ना कहीं मैंने बताए होंगे सारे नाम, फिर भी 7 ग्रुप में दोबारा बता दूंगा, आप देख लो। +1 +3, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, और 4 दूनी 8 में 1 गया 7। ध्यान रखना, कोई भी हेलोजन हो सकता है बट नॉट फ्लोरीन। सारे हेलोजन 4 प्रकार के ऑक्सी एसिड बनाते हैं, लेकिन ऐसा फ्लोरीन में नहीं होता, ये 4 होते हैं, राइट। चलो भाई देखेंगे, तो क्लोरीन +3 स्टेट में है, तो +3 स्टेट का ऑक्सी एसिड क्या बनेगा, HXO2, HClO2। सराउंडिंग वाले अपने हाइड्राइड के रूप में अलग हो जाएंगे, ठीक, ओके। सामने देखिए, बताओ, बोलो। Br +5 में है, तो +5 का ऑक्सी एसिड क्या होगा, HXO3, X की जगह Br, 5 फ्लोरीन 5 HF। बताइए, आयोडीन +7 स्टेट में है, तो +7 में क्या बनेगा, HiO4 और 7 HF अलग हो गया, राइट। I +1 स्टेट में है, तो +1 क्या बनेगा, HOI, और Cl- जो है वो HCl के रूप में अलग। जितने सराउंडिंग हेलोजन होंगे उतने ही वाटर का इस्तेमाल होगा। इकलौता केस है PCl5 जहां पर एक पानी कम लगता है हुजूर। क्यों कम लगता है, क्योंकि पहला वाटर 2 Cl को एक साथ अलग करता है, राइट। दिस इज अबाउट द इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। आप पॉज करके इसको आगे लिख लीजिएगा। जब तक मैं रब कर रहा हूं आप मेरे को बताएंगे। सामने देखे बोलो बेटा, फास्फोरस के 2 ऑक्सी एसिड बोलो, H3PO3, H3PO4, राइट। सल्फर के 2 बोलो, H2SO4, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हेलोजन के कितने बताओ, 4, HOX, HXO2, HXO3, HXO4। सारे हेलोजन 4 प्रकार के ऑक्सी एसिड बनाएंगे एक्सेप्ट फ्लोरीन। अब कुछ और कंपाउंड देखते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा ये सब हो गए, कुछ और देखते हैं। अब आइए कुछ आयनिक कंपाउंड को डील करते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड डील करते हैं। अभी तक जितने एग्जांपल लिए सारे बेटा कोवेलेंट थे। कुछ आयनिक कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये अभी और लेंगे, ठीक है। नजरें सामने रखिए, दे ऑल आर द आयनिक कंपाउंड। पहले देख लीजिए, जब लिख ले पूरा भर जाए बोर्ड, पॉज करके लिख लेना। अभी नजरें सामने रखो। हाइड्रोलिसिस कराना, फंडा वही पुराना, घिसा पिटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पकड़ो। ये रहा पॉजिटिव चार्ज, मेटल है, एस ब्लॉक के सारे मेंबर क्या होते हैं, मेटल। तो ऑक्सी एसिड बनाओगे कि हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। +2 स्टेट का हाइड्रोक्साइड बोलो, MgOH का होट, और सराउंडिंग एटम दैट इज माइनस वाला अपने हाइड्राइड के रूप में अलग हो जाएगा बेटा। तो Cl- को एक H मिलेगा जब HCl के रूप में अलग हो जाए। कितना पानी यूज होगा, 2। क्लोराइड है तो 2 यूज होगा, ठीक है। यहां पर आ जाइए, अपन ने हाइड्रोलिसिस कराया। फिर देखिए पॉजिटिव वाले को पकड़ो, Mg+2 N-3। आपको मालूम होगा आयनिक कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाते हैं, सामने देखिए, सामने देखिए। आयनिक कंपाउंड ये देखिए, ए पे मान लीजिए +N चार्ज है, बी पे मान लीजिए -N चार्ज है, 2 कैटायन, कैटायन और एनायन। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, क्रिस क्रॉस, AN तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड दिया जाए और आपसे आयन पूछे जाए, तो ये नंबर इसका चार्ज हो जाएगा, ये नंबर इसका चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप, Mg+2 है और N-3 है।
आपने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस कराया। ये देखिए, तो प्लस वाला मेटल है ना, अपने हाइड्रोक्साइड में बदल दो बेटा, राइट। और जो माइनस वाला होगा वो अपने हाइड्राइड में बदलेगा। कितना माइनस है, 3, तो 3 H दिए जाएंगे, और जब 3 H आप इसको दोगे तो अमोनिया गैस के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 2 नाइट्रोजन है तो 2 वाटर होंगे, ऐसा नहीं बोला जाएगा। अब यहां पर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आ जाओ बेटा, यहां पे 3 मत बोल देना या 2 मत बोल देना। अब रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 3 मैग्नीशियम है तो यहां पे क्या कर दिया आपने, 3 कर दिया। अब देखिए बेटा, तो 3 2 6, अच्छा 2 नाइट्रोजन है तो यहां पे कर दिया आपने 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6, 3 2 6, 12, 6 कर दीजिए, बैलेंस हो गया। 6 ऑक्सीजन, 3 2 6। ठीक है, वो हैलाइड के केस में होता है कि जितने सराउंडिंग एलोजन होंगे उतने मोल वाटर यूज होगा। दूसरे कोई कंपाउंड है तो वो फॉलो नहीं होगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे कराइए हाइड्रोलिसिस। चलिए भैया, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम आयन क्या होगा, Ca+2, फॉस्फाइड आयन क्या होगा, P-3। तो प्लस वाला मेटल है, अब उसी स्टेट के हाइड्रोक्साइड में बदलेंगे, और माइनस वाला जो होगा वो हाइड्राइड के रूप में अलग हो जाएगा। -3 है तो +3 दे दो, फॉस्फीन के रूप में अलग हो गया। ये क्लियर, स्टेट देखिए सेम रखेंगे, राइट। व्हाट इज दिस इज सोडियम हाइड्राइड, +1 -1, हाइड्रोलिसिस होगा, +1 मेटल है, अपने हाइड्रोक्साइड में बेटा बदलेगा NaOH, और माइनस वाला जो होगा हाइड्राइड के रूप में अलग होगा। 1 माइनस है, 1 H लेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, राइट। तो मेटल नाइट्राइड इवॉल्व अमोनिया, मेटल फॉस्फाइड इवॉल्व फॉस्फीन, मेटल हाइड्राइड इवॉल्व हाइड्रोजन। ओके, पॉज करके आप लिख लीजिएगा, दे ऑल आर द आयनिक कंपाउंड्स। कैटायन और एनायन के चार्ज को क्रिस क्रॉस करके आयनिक कंपाउंड का फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूले में जो नंबर्स है उनको क्रिस क्रॉस करके हम चार्ज पता कर सकते हैं। ठीक है, और जरा देखिए बेटा सब लोग, और देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ कार्बाइड दे दिया आपको, Be2C, Mg2C3, CH2। कान खोल के मेरी बात सुन लो, हम लोग आयनों का चार्ज क्रिस क्रॉस करते और कंपाउंड का फार्मूला बना लेते हैं। जैसे, छोड़िए इसको, छोड़िए, जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो मैग्नीशियम आयन Mg+2, नाइट्राइड आयन N-3, क्रिस क्रॉस कर दो हुजूर, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला बन गया। बोलो, दिस इज नाइट्राइड है, मालूम होगा। मैंने बोला कैल्शियम फॉस्फाइड, Ca+2 फॉस्फाइड आयन नाइट्राइड के तरीके होता है, P-3, फार्मूला बोलो, Ca3P2, क्रिस क्रॉस कर दिया। मैंने बोला सोडियम हाइड्राइड, सोडियम फर्स्ट ग्रुप Na+, हाइड्राइड आयन H-, फार्मूला बोलो NaH। मतलब हम लोग कभी भी किसी कंपाउंड का फार्मूला याद नहीं करते, हमें बस याद होना चाहिए, आयन के सिंबल्स याद होने चाहिए, क्रिस क्रॉस कर दो। लेकिन कार्बाइड बेटा एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिनमें सिंबल नहीं याद करेंगे आप, फार्मूला सीधे याद करेंगे। अभी तक सिंबल से फार्मूला बनाया, हर जगह सिंबल से फार्मूला बनेगा, लेकिन कार्बाइड इकलौता केस है जहां फार्मूला याद करिएगा और फार्मूले से सिंबल बनाया जाएगा।
जैसे बेरिलियम कार्बाइड को देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, बेरिलियम कार्बाइड देखिए, अब देखिए बेटा, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का होता है, चार्ज कितना है, +2। न्यूट्रल कंपाउंड में जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो 2 दूनी 4 माइनस। कभी कभी बच्चे हमसे कहते हैं सर यहां पर आप कंपाउंड न्यूट्रल होता है ऐसे करने लगते हैं, और इससे पहले आप कह रहे थे कि नंबर को क्रिस क्रॉस कर दो तो चार्ज पता चल जाता है। अब खुद सोचो बेटा, क्या बेरिलियम पे +1 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो क्या इसको सिंपल तुम क्रिस क्रॉस कर दो तो बेरिलियम पे +1 आया और कार्बन पे -2 आया, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब क्रिस क्रॉस करके काम ना चल पाए तो कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। ऐसे सोचा करो। सोचने के तरीके बहुत हो सकते हैं भाई, किसी चीज को सोचने के तरीके बहुत हो सकते हैं। फिर देखिएगा, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे नंबर को क्रिस क्रॉस करने पर हमें सही चीज पता चल रही है, Ca+2 P-3। हाँ सही है, लेकिन यहां पे क्रिस क्रॉस करने पर क्या सही चीज पता चल रही है? नहीं। क्या बेरिलियम पे +1 पॉसिबल है? नहीं, सेकेंड ग्रुप का है, +2 स्टेट होगा, इसलिए हम टोटल पॉजिटिव बराबर टोटल नेगेटिव से कर देंगे। 2 दूनी 4 तो -4 इस पर होगा, राइट। याद रखिए, सेकेंड ग्रुप का +2, 2 दूनी 4 तो C3 -4, राइट। कैल्शियम +2, एक ही कैल्शियम है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हुआ +2, टोटल नेगेटिव चार्ज भी क्या हो -2। हाइड्रोलिसिस, अब मैं क्यों बताऊं भैया, पॉजिटिव वाले को पकड़ो, नॉन मेटल है तो ऑक्सी एसिड में बदल दो और मेटल है तो हाइड्रोक्साइड में बदल दो। मेटल है तीनों के तीनों, अपने हाइड्रोक्साइड में बदलेंगे। जगह मेरे पास नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा पॉज करके। आइए चलिए भाई, और जो नेगेटिव वाला होगा वो हाइड्राइड के रूप में अलग होगा, -4 है तो 4H+ लेगा, मीथेन गैस के रूप में अलग हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए मैग्नीशियम मेटल है, अपने हाइड्रोक्साइड में बदलेगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 कार्बन पे -4 है तो 4H+ लेगा, C3H4, और मेरे बच्चे जानते हैं C3H4 एक्चुअली प्रोपाइन होता है, प्रोपाइन। कैल्शियम बदलेगा अपने हाइड्रोक्साइड में क्योंकि मेटल है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, और माइनस वाला जो होगा अपने हाइड्राइड के रूप में अलग होगा, 2 कार्बन पे 2 नेगेटिव है तो 2H+ लेगा और बनाएगा एसिटिलीन। ओके, तो बहुत ही सिंपल होता है बेटा हाइड्रोलिसिस। बस अपन को एक चीज याद करनी होती है, सबसे पहले मैंने मैकेनिज्म बताया कि सेंटर एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ p और इन द फॉर्म ऑफ d। हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट तभी कर पाएगा जब एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। हमने मैकेनिज्म से भी आपको बताया, उसके बाद मैंने ट्रिक बताई आपको कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस स्टेट में हो उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड बना दो या हाइड्रो ऑक्साइड बना दो। नॉन मेटल है तो ऑक्सी एसिड बना दो और मेटल है तो हाइड्रो ऑक्साइड बना दो, और जो नेगेटिव वाला बचेगा, जो सराउंडिंग वाला बचेगा, वो H+ को लेकर अपने हाइड्राइड के रूप में अलग हो जाएगा। यहां पर मैं अपने छात्रों को कुछ और बताना चाहूंगा। C-4 ने 4H+ लिया और मीथेन बनाया, इसीलिए C-4 को कहते हैं मीथेनाइड आयन। और बेरिलियम कार्बाइड को कहते हैं मीथेनाइड। क्या कहते हैं इसको? मीथेनाइड, क्योंकि इससे प्रोड्यूस हो रहा है मीथेन, तो इस मॉलिक्यूल को कहेंगे मीथेनाइड और इस एनायन को कहेंगे मीथेनाइड आयन, राइट। मैग्नीशियम कार्बाइड से प्रोपाइन बनना है, इसलिए ये जो आयन होता है C3-4, इसे कहते हैं प्रोपाइन, लिख दो,
और इलाइन, प्रोपाइनिलाइड आयन। बेटा बोलो क्या कहते हैं? प्रोपाइनिलाइड आयन। बेटा बोलो क्या कहते हैं? प्रोपाइनिलाइड आयन। राइट, उम्मीद करते समझ गए होंगे। इस कार्बाइड से आपको मिल रहा है एसिटिलीन, इसलिए इस कार्बाइड को हम लोग कहते हैं एसिटिलाइड आयन। बेटा बोलो क्या कहते हैं इसको हम लोग? एसिटिलाइड आयन। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है बेटा, ये काम हो गया। अगला बड़ा पॉइंट देखेंगे। आज हम लोगों ने थोड़ा सा नया टॉपिक चालू किया पी ब्लॉक पढ़ने से पहले, दैट इज हाइड्रोलिसिस। बहुत ही बेसिक फंडा मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज वाले को पकड़ो और उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड अगर नॉन मेटल हो या हाइड्रो ऑक्साइड अगर मेटल हो बना। सराउंडिंग वाला क्या होगा बेटा? सराउंडिंग वाला H+ को लेगा और अपने हाइड्राइड के रूप में अलग हो जाएगा। राइट, और देखते हैं बेटा, हम लोग अगर बात करें मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का हम लोग कराएंगे हाइड्रोलिसिस। राइट, सुनो बेटा, चूंकि मेटल का नेचर होता है बेसिक, तो मेटल ऑक्साइड भी क्या होगा? बेसिक, इसलिए ये बदल जाते हैं अपने मेटल हाइड्रोक्साइड में। मैं पहले भी बता चुका हूं, हाइड्रोक्साइड मेटल होगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटल होगा तो ऑक्सी एसिड बनाएंगे। मैं पहले बोल चुका हूं। राइट, एग्जांपल देखिए बेटा, मैंने आपको बोला Na2O, CaO, ZnO, Al2O3। ठीक है, मैंने कहा भैया हाइड्रोलिसिस करा दो, वाटर से रिएक्शन करा दो हुजूर, दे ऑल आर मेटल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो जिस स्टेट में हो उसी स्टेट का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, +1 स्टेट का हाइड्रोक्साइड, +2 स्टेट का हाइड्रोक्साइड, +2 स्टेट का हाइड्रोक्साइड और +3 स्टेट का हाइड्रोक्साइड। देखिए बेटा, यहां पर कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इससे पहले आप जितने भी केस पढ़ रहे थे दे ऑल आर सॉल्ट। तो सॉल्ट होने के कारण वहां पे 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, प्लस वाले से बन रहा था कुछ और माइनस वाले से बन रहा था कुछ। ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड जो होते हैं वो सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड तो मेटल हाइड्रोक्साइड। राइट, बैलेंस करना है, आप कुछ भी बैलेंस कर लीजिए। एक एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। 2 सोडियम है, आपने यहाँ पे 2 किया, ठीक है, बैलेंस हो गई। राइट, एक इसको करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। एक कैल्शियम, एक 2 बैलेंस हो गई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड का केस हो गया। आप पॉज करके लिख लीजिएगा। राइट, अब मान लीजिए हम लोग बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड। फिर कितने बार बोले भैया, हम थक गए बोल बोल के भाई। पॉजिटिव वाला जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में बदल दो। नॉन मेटल है तो ऑक्सी एसिड में बदलो, मेटल है तो हाइड्रोक्साइड में बदलो। नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं हुजूर? A² BCD बता चुका हूं। थर्ड ए का एक एलिमेंट, फोर्थ ए का एक एलिमेंट, फिफ्थ ए के 2 एलिमेंट, सिक्स्थ ए के 3 एलिमेंट, सेवेंथ के 4 एलिमेंट। यहां पर एक बात और बताई थी कि सिलिकॉन मेटलॉइड में है, लेकिन इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्योरली एसिडिक होते हैं।
तो इसको भी आप नॉन मेटल मानकर ऑक्सी एसिड में बदल दीजिएगा, ठीक है। मैं भी बता चुका हूं। आइए, तो पानी डाला आप लोगों ने और सेम स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा हुजूर। मैं कुछ ऑक्सी एसिड आपको पढ़ा चुका हूं, जैसे बताओ फास्फोरस के कौन कौन से थे, H3PO3 और H3PO4। सल्फर के बोलो H2SO3 H2SO4। हेलोजन के बोलो HOX HXO2 HXO3 HXO4। आइए कुछ करते हैं, जैसे CO2 हमारे साथ देख सकते हैं, कार्बन नॉन मेटल है, अभी भी मैंने बताया था +4 स्टेट में है, तो +4 स्टेट का ऑक्सी एसिड। कार्बन बेटा एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड, याद होना चाहिए। कार्बन का ऑक्सी एसिड होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। अच्छा बेटा एक आपको ट्रिक बताते हैं, सुनो एक ट्रिक बताते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, इनमें अगर तुम वाटर को ऐड कर दो, याद देखो बेटा होना चाहिए याद। और जो कंपटीशन के छात्र होते हैं ना बेटा, वो इतने बार उनका एनकाउंटर होता है इन ऑक्सी एसिडों से कि उनको ये याद हो जाते हैं। फिर भी मान लो तुम नहीं याद कर पा रहे हो तो बहुत है बेकार हो तुम। तो भैया नॉन मेटल के ऑक्साइड में पानी जोड़ दो तो ऑक्सी एसिड का फार्मूला आ जाता है। तो ये देहाती तरीका है। हमारा मानना है कि हमारे कंपटीशन के छात्रों को इतना एनकाउंटर होता है इनके साथ कि उनको ये याद हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, मान लीजिए मैंने ये दे दिया B2O3, देखिए ओके, ये +3 स्टेट में बताओ, तो +3 स्टेट का ऑक्सी एसिड बोरिक एसिड। मैं नाम आप कुछ नहीं बताऊंगा, नाम बहुत बार बता चुका हूं और पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, दोबारा बताऊंगा। मेरा यहां पर मोटो है हाइड्रोलिसिस को समझाना, ना कि नाम याद करवाना, ठीक है। बोरिक एसिड नाम होता है, +3 स्टेट है, ओके। देखिए बेटा जैसे मैंने दिया, अब आप लोग बताओगे, जस्ट ए मिनट। जैसे बेटा देखिए नाइट्रोजन जो होता है ना, इसके भी 2 ऑक्सी एसिड सबसे पॉपुलर होते हैं। एक बेटा HNO2 पॉपुलर है नाइट्रस एसिड, और दूसरा HNO3 पॉपुलर है नाइट्रिक एसिड। +3 स्टेट और +5। जल्दी से बताओ, N2O3 का हाइड्रोलिसिस होगा, पॉजिटिव वाला +3 स्टेट में है, नॉन मेटल है, अपने ऑक्सी एसिड बदलेगा, HNO2 बनेगा कि HNO3, HNO2 बनेगा +3 स्टेट का। यहां पर देखिए +5 स्टेट में है, तो +5 स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा। बहुत सारे कराने बाकी हैं, जस्ट मिनट। चूंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड में पानी डालने पर वो अपने ऑक्सी एसिड बदलता है, कम से कम 100 बार बोल चुके हैं, इसीलिए नॉन मेटल के ऑक्साइडों को हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ देयर ऑक्सी एसिड। फॉर एग्जाम्पल CO2 is the anhydride of carbonic acid. B2O3 is the anhydride of boric acid. N2O3 is the anhydride of nitrous acid. और N2O5 is the anhydride of nitric acid. Right? ठीक है, और चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड दिया, ये दिया, यहां पर स्टेट क्या +4, मैंने कहा हाइड्रोलिसिस करो, पूरी क्लास समझ चुकी है, नॉन मेटल है, अपने ऑक्सी एसिड बदल। लेकिन हुजूर विडंबना देखो क्या आ गई, अपन को नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड मालूम है वो या तो +3 का मालूम है या फिर +5 का मालूम है। क्या +4 स्टेट का कोई ऑक्सी एसिड नहीं? सुन लो, जिस स्टेट का एनहाइड्राइड दिया है, अगर उस स्टेट का कोई ऑक्सी एसिड नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि इट विल बी द मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मतलब है
इसका जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको सिंगल एसिड नहीं मिलेगा बल्कि एसिडों का मिक्सचर मिलेगा, HNO2 प्लस HNO3। गौर से देखिए हुजूर, इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज निकालो, 4 आ जाएगा, 3 प्लस 5/2, तो एवरेज कितना आ गया, 4। राइट। तो जिस स्टेट का आपको एनहाइड्राइड दिया है, हमें उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाना है। अब उस स्टेट का ऑक्सी एसिड होते ही नहीं है, नाइट्रोजन के 2 ही ऑक्सी एसिड होते हैं, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, +3 और +5 +4 का होता ही नहीं है। इसका मतलब कि ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का। राइट, ये सिंपल एनहाइड्राइड है, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। ओके, चलो और बताओ, क्या बता देते हैं, अभी मैं बता चुका हूं शायद ना, फास्फोरस के 2 बता चुका हूं ना, H3PO3 और H3PO4 बता चुका हूं, ठीक है। तो देखिए बताइए भाई, P4O10, चलो +5 स्टेट है, बोलो, तो +5 वाला ऑक्सी एसिड बनेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ओके, P4O6 +3 वाला बनेगा H3PO3, 2 ही होते हैं, फास्फोरस के 2 ही है, जैसे नाइट्रोजन के 2 वैसे फास्फोरस के 2, H3PO3 फास्फोरस एसिड और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये पेरेंट एसिड होते हैं। तो बेटा होते तो बहुत सारे एसिड हैं फास्फोरस के, पेरेंट एसिड उन्हें कहते हैं जिनसे दूसरे एसिड बनते हैं। तो जब कभी नॉन मेटल ऑक्साइड में वाटर डालते हैं तो वो अपने पेरेंट ऑक्सी एसिड में बदलता है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलता है। ठीक है, और देखा जाए बेटा, ठीक है, 5th ग्रुप हो गया, चलो 6th ग्रुप में चलते हैं। मैंने बोला इधर देखो डियर, 6th ग्रुप में चलते हैं, चलो ये दे दिया मैंने, SO3 दे दिया, चलो बोलो +6 स्टेट का, मैं बता चुका हूं, सल्फर का +6 स्टेट सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर का +4 स्टेट सल्फ्यूरस एसिड। राइट, ओके, चलो चलते हैं हेलोजेंस में चलते हैं। Cl2O दिया मैंने, और मैंने दे दिया मान लीजिए Cl2O7 दे दिया, ठीक है। और मैंने कहा भाई हाइड्रोलिसिस कराओ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने हैलोजन के 4 ऑक्सीजन बताए थे, फिर से लिख दे रहा हूं, HOX, HXO2, HXO3, HXO4 +1 +3 +5 +7। चल भाई बोल, यहां पे क्लोरीन +1 स्टेट में है तो +1 का ऑक्सी एसिड बोलो HOCl। यहां पे 7 × 14/2 +7 स्टेट में है तो +7 का बोलो HClO4। ओके, चल भाई तुम लोग बता, मेरा सोच के बताना हुजूर। बेटा ये देखो, मान ले भाई मैंने तेरे को दे दिया ClO2, चल भाई तुम लोग बताओ सिंपल एनहाइड्राइड होगा या मिक्स? बोलो मिक्स, क्यों? कोई +4 स्टेट का कोई भी ऑक्सी एसिड नहीं है, मतलब इसमें पानी डालोगे तो 2 ऑक्सी एसिड बनेंगे। हुजूर कौन कौन से 2 बनेंगे? जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज +4 आ जाए। अब बच्चे कहेंगे कि 3 + 1 4/2 2, ये 2 नहीं बन सकते। 3 + 5 8/2 4, ये बन सकता है। और 1 + 7 8/2, तो या तो ये दोनों बनेंगे या फिर ये दोनों बनेंगे। बेटा इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो कम डिफरेंस वाला हम लोग को बनाना होता है, इसलिए बनेंगे HClO2। कम डिफरेंस का देखेंगे HClO2 और HClO3।
+3 और +5, राइट बेटा। अगर समझ में आया है तो ये कैसा हो गया बताओ, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। अगर समझ में आया है तो अगला केस बताओ, अगर समझ में आया तो ये बताओ, चलो बताओ क्या बनेगा। क्या +6 स्टेट का कोई हाइड्रोजन का ऑक्सी एसिड होता है? नहीं होता है। इसका मतलब सिंपल है, मिक्स मिक्स। अब सवाल ये है कि किसका किसका मिक्स है, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज +6 आ जाए। तो जरूर समझ गए होंगे। हम लोग पास वाले लेते हैं, दूर वाले नहीं लेंगे। HClO3 और HClO4 आप देख सकते हैं, +5, 7 5 12, 12/2 कितना आ गया, 6। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस में एक स्टेप हम लोग आगे चल रहे हैं, और ये सेकेंड लास्ट स्टेप है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस बेटा सही सी बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, कुछ याद तो नहीं कर रहे हो? देखो बेटा, याद करने के नाम पे अपन को याद करने थे ऑक्सी एसिड। एक बार रिवाइज कर देते हैं। बोरॉन का ऑक्सी एसिड बोरिक एसिड H3BO3, कार्बन का कार्बोनिक एसिड H2CO3, सिलिकॉन का सिलिसिक एसिड H4SiO4, नाइट्रोजन के 2 थे HNO2 HNO3, फास्फोरस के 2 थे H3PO3 H3PO4, सल्फर के 2 थे H2SO3 H2SO4, हेलोजन के 4 थे HOX HXO2 HXO3 HXO4। देखिए थोड़ा बहुत अगर याद कर लेते हैं ना बेटा, तो स्पीड कितने गुना बढ़ जाती है ना, इसका अंदाजा लगाइए आपसे। तो थोड़ा बहुत याद किया जाता है, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस के हमारे पास 2 केसेस हैं। पहला केस है, देखिए जितने भी बोरॉन और सिलिकॉन के हैलाइड होते हैं सबकी हाइड्रोलिसिस होती है। आप देख चुके हैं, शुरुआती मैंने बोरॉन के ट्राइक्लोराइड से की थी, लेकिन जो इनके फ्लोराइड्स हैं जैसे BF3 और SiF, इनका जो हाइड्रोलिसिस होता है बेटा वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। कैसे, देखिए हम लोग जब इनका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। समझ तो गए हो, तरीका आपको मालूम ही है बेटा। बताओ, प्लस वाला चूंकि नॉन मेटल है तो अब उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा H3BO3 और 3HF अलग हो गया। अब देखिए होता क्या, अगर ये फिनोमिना हो रहा होता तो ये तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यही तो होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। एक्चुअली में देखिए होता क्या है, BF3 और SiF4 में ये जो HF बनता है ये क्या करता है, BF3 से ट्रीट करता है, रिएक्शन करता है और बना लेगा अपना जोड़ दो सिंपल फ्लोरोबोरिक एसिड। एक HF और एक HF, एक BF3 से एक HBF4 बनाएगा तो 3 HF, 3 BF3 से 3 HBF4 बनाएंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो ध्यान से देखें, अगर ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग देखें तो 3 और 1 4 बराबर। वाटर कितनी, जैसे कट गया, वाटर कितना है 3, ठीक है। क्या बना H3BO3 और क्या बना फ्लोरोबोरिक एसिड। तो ध्यान से तुम खुद समझो यार, खुद सोचो बेटा,
अगर ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती तो प्रत्येक बोरॉन बोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। आप खुद देखिए, सिर्फ एक BF3 बोरिक एसिड में बदल रहा है, जबकि 3 BF3 जो है वो फ्लोरोबोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स के रूप में अलग हो रहे हैं। आप चाहे इसको ऐसे लिख दो बेटा, या आप इसको ऐसे लिख दो, कॉम्प्लेक्स के रूप में लिख दो, ठीक है। तो आप देखिए, 4 में से सिर्फ एक BF3 की तो हाइड्रोलिसिस हो रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, राइट। तो BCl3 BBr3 या BI3 होता तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती, रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाती। लेकिन जब BF3 का केस आता है और SiF4 का केस आता है, तो बना हुआ ये हाइड्राइड हैलाइड से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स के रूप में अलग हो जाता है, फ्लोरोबोरिक एसिड के रूप में। तो दिस इज द केस ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। 4 BF3 में से सिर्फ एक BF3 की हाइड्रोलिसिस हो रही है, बकाया 3 BF3 कॉम्प्लेक्स के रूप में फ्लोरोबोरिक एसिड के रूप में अलग हो रहे हैं। दिस इज द केस ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इसका दूसरा एग्जांपल है, पॉज करके लिखिएगा आप लोग। बिल्कुल डिक्टो होता है बेटा, बिल्कुल फोटोकॉपी होता है। SiF4 बिल्कुल फोटोकॉपी है। चल भाई बोलो, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही होती तो सिलिकल +4 स्टेट में है, तो +4 स्टेट का ऑक्सी एसिड बनता सिलिसिक एसिड, और 4 HF अलग हो जाते। बोलो बेटा, ठीक है, कितने 4 बताओ बेटा। अब देखिए क्या हुआ, बिल्कुल BF3 तरीके, ये जो HF बनता है ये SiF4 से कंबाइन कर जाता है। लिखिएगा मत, एक HF एक BF3 से कंबाइन कर रहा था, 2 HF एक SiF4 से करते, जोड़ दीजिए H2 SiF6, 2H 2 4 6, राइट। 4 HF में, तो यहां पे अगर हम 4 करते हैं तो यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं पूरी क्लास समझ गई होगी कि यहां पर देखिए 3 SiF4 का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, लेकिन 3 SiF4 में से सिर्फ एक SiF4 की हाइड्रोलिसिस हो रही है, बकाया 2 SiF4 जो है वो कॉम्प्लेक्स के रूप में अलग हो रहे हैं, फ्लोरोसिलिसिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, बोरॉन और सिलिकॉन में जो फ्लोराइड होते हैं उनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। कुछ मॉलिक्यूल कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल नहीं हो पाते हैं, कॉम्प्लेक्स के रूप में अलग हो जाते हैं। तो पहला केस था पार्शियल हाइड्रोलिसिस का, BF3 और SiF4, और दूसरा केस है पार्शियल हाइड्रोलिसिस का SbCl3 और BiCl3। हुजूर याद करिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 5th ग्रुप की बात चल रही है, इनकी होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। इनकी होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, राइट डियर। और जब इनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है बेटा, एक बड़ा प्यारा कंपाउंड बनता है HbOCl, एंटीमोनिल क्लोराइड या एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड या बिस्मथिल क्लोराइड, ओके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड या एंटीमोनिल, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड या एंटीमोनिल क्लोराइड, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड या बिस्मथिल क्लोराइड, राइट। और इनका कलर होता है, दोनों का ही होता है पर्ल व्हाइट अपीयरेंस,
बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ ग्रुप के दो ट्राइलाइड BiCl3 और SpCl3 एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड या एंटीमोनिल क्लोराइड और बिस्मथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और कभी आपके मेडिकल में क्वेश्चन आ जाए कि एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड जब टूटेगा तो कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन बनेगा, सुन लीजिए। ये जब टूटता है ऐसे टूटता है, देखिए बेटा, ये +3 स्टेट में बोलो तो +3 और ऑक्सीजन पे होता है -2, तो +3 -2 +1 बचा, ठीक है। +3 -2 +1 धोखे से भी इसको ऐसे मत तोड़ देना Sb+3 O-2 Cl- नहीं, ये जब भी टूटेगा ये पूरा एक कैटायन बन जाएगा एंटीमनिल, ये पूरा एक कैटायन बनेगा बिस्मथिल कैटायन। ओके, तो दिस इज अबाउट द पार्शियल हाइड्रोलिसिस, राइट। लास्ट पॉइंट है हाइड्रोलिसिस का, लास्ट पॉइंट है हाइड्रोलिसिस का ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि किसका हाइड्रोलिसिस जल्दी होगा। मैं क्यों बताऊं, खुद सोचो। पहला पॉइंट, हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, दैट इज इम्पटी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी हाइड्रोलिसिस होगा। अब सवाल ये किसका जल्दी होगा, किसका देर से। उत्तर सुनिए हुजूर, हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है भाई, ये वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है ना, फिर HCl निकलता है, इसी को तो हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अब वाटर के लोन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कौन करेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या कम हो, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उतनी जल्दी हाइड्रोलिसिस होगा, उतना ज्यादा। तो हम लिख सकते हैं ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम, सेंटर एटम या ऑन एटम। बेटा फॉर एग्जाम्पल यह एक सवाल था बेटा, ठीक है। मैंने कहा बताइए ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर क्या होगा, +1 +2। अपन को हमेशा प्लस वाले से मतलब होता है हुजूर, जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस या ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बढ़ता जाएगा। मैं अपने छात्रों से पूछना चाहूंगा बेटा, जब देखिए सब लोग देखेंगे इधर, बताइए इसका अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा। फास्फोरस नॉन मेटल है, +5 स्टेट के ऑक्सी एसिड बदलेगा H3PO4 और 5 HCl अलग हो जाएंगे, H4SiO4 और 4 HCl अलग हो जाएंगे। Al मेटल है, AlOH का होल थ्राइस और 3 HCl अलग हो जाएंगे, राइट बेटा। मैंने और एग्जांपल दिया, देखो बेटा, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये दे दूं SnCl2 SnCl4, किसका हाइड्रोलिसिस जल्दी होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ज्यादा, राइट। मान लो मैं आपको दे दूं SOCl2 और SO2Cl2 हुजूर, +4 +6, इट इज क्लियर। मेरा नाम है, ध्यान देखिए बेटा, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड SOCl2 और इसका बेटा नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा होगा, वाटर के लोन पेयर को उतनी जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस उतनी तेजी से होगा, राइट। और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल।
मान लीजिए मैंने एग्जांपल ये दे दिया, आप देख सकते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो तो मैंने सेम ले लिया है, मतलब +4 तो चारों पर ही होगा, लेकिन सराउंडिंग एटम अलग है। अब देखिए फ्लोरीन का -I पावर क्या होता है, मैक्सिमम, बताइए, और आयोडीन का -I क्या होगा, मिनिमम। तो -I क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन को जब विड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी कम होगा, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा, तो ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस भी होगा ज्यादा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखो बेटा, स्पेशल केस है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर बताइए। इस केस में बताइए जरा, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर क्या होगा। अगेन देखिए, सेंटर एटम मैंने सेम रखा है, +3 वाला, उम्मीद करते हैं फिर से पूरी क्लास बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सोच रही होगी, -I पावर ज्यादा है और आपका आंसर ये आ रहा होगा, तो हुजूर हम कहना चाहेंगे कि दिस इज रॉन्ग। क्या हो गया, ये क्या बदतमीजी हो गई। थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग अगर आप याद करते तो आपको ये बदतमीजी समझ में आ जाती। ये गलत है बेटा। देखिए बेटा क्या है, आपको अच्छे से मालूम है कि रेजोनेटिंग इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पे हो रही है 2p बैक बॉन्डिंग। ये फ्लोरीन जो है ये अपने लोन पेयर बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में सेंड कर रहा है, और इसे हम लोग कहते हैं p पाई बैक बॉन्डिंग। मेरे छात्रों को मालूम होना चाहिए, देने वाला 2p लेने वाला 2p, तो बैक बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त होगा, और बैक बॉन्डिंग इतना जबरदस्त होगा बेटा, प्लस का मैग्नीट्यूड उतना कम हो जाएगा। जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ रहा, देने वाले का साइज बढ़ रहा, और देने वाले का साइज अगर बढ़ेगा तो बैक बॉन्डिंग घटेगा, और बैक बॉन्डिंग अगर घटेगा तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इस रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा। ओके, अब जो कुछ समझदार छात्र हैं जो बहुत ही अच्छे से लगातार पिछले 6-7-8 महीनों से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो अब उनके मन में आ रहा होगा कि गुरुवर यहां पर भी तो बैक बॉन्डिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है, ये P है और इसके पास है एम्प्टी D। यहां पर जो बैक बॉन्डिंग है वो P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग है, लेकिन बेटा ये बैक बॉन्डिंग लेस एफिशिएंट होती है। कैसी होती है, लेस एफिशिएंट, क्योंकि D ऑर्बिटल का एनर्जी बहुत ज्यादा और P ऑर्बिटल का एनर्जी बहुत कम। हाई एनर्जी डिफरेंस के बीच में ओवरलैपिंग बहुत रेयर केस में होती है, बहुत कम होती है। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट डोमिनेट नहीं करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर डोमिनेट करेगा। जबकि यहां पर क्या है, P पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है जो डोमिनेटिंग होगी, इसलिए इसका ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे कम और इसका ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो बेटा, मैं फिर से आपको बता दूं, कोशिश ये रहेगी, लास्ट ये खत्म हो चुका है, अगली क्लास में मैं 3rd ग्रुप पढ़ाऊंगा। कोशिश देखो बेटा ये रहेगी कि मई लास्ट तक इनऑर्गेनिक पूरा खत्म हो जाए, ऑर्गेनिक पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग फिजिकल के चैप्टर को देखेंगे। ऑर्गेनिक में हमारे जो सर हैं वो वीडियो डाल रहे हैं, आप उन वीडियो को अच्छे से देखें। मुझसे जितना पॉसिबल है मैं उतना खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं, और जो भी पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझा के पढ़ा रहा हूं।
आखिरी बात बेटा, व्हाट्सएप पे जो मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, लगभग 1500-1600 बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं जो अपना बढ़िया सा टेस्ट पेपर दे रहे हैं। अगर आपको टेस्ट पेपर देना है फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लग रहे हैं, तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम और अपना बैच लिखकर मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में ऐड कर लूंगा। 7 टेस्ट हो चुके हैं बेटा, 22 मई को 8वां टेस्ट है। मैं अपने छात्रों से बस एक बात ये बोलना चाह रहा हूं, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आप मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग करते चलिए। मैं 2 टेस्टों के बीच में 8 दिन, 10 दिन या 7 दिन का गैप रखता हूं और 5 या 6 चैप्टर्स होते हैं। उस गैप में उन चैप्टर को अच्छे से तैयार करो और मेरे पेपर को आप ऐसे दो जैसे नीट का पेपर आप देने जा रहे हो। बेटा मैं लास्ट जून तक टेस्ट के माध्यम से पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा और 1 जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से 20 जुलाई तक मैं फुल सिलेबस के आपके 5 या 7 फुल सिलेबस टेस्ट लूंगा। मैं जितना अच्छा कर सकता हूं मैं करूंगा, बस आप मेरा साथ दीजिए। तो अपना नाम और अपना बैच मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो, मैं उसे सेव कर लूंगा। ओके भाई, थैंक यू।